दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, एक प्रश्न सबके जुबान पर है अभी। क्या परंपरा टूटी या सत्ता की पसंद जीती? जी हाँ, नेपाल की राजनीति और न्यायपालिका इस समय ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सवाल केवल एक नियुक्ति का नहीं है। सवाल है, क्या नेपाल की संस्थाएं अभी स्वतंत्र हैं या अब हर संस्था धीरे धीरे सत्ता की इच्छा के अनुसार सत्ता के करीब ढलती जा रही है? क्योंकि नेपाल के इतिहास में पहली बार बताया जाता है कि पिछले 80 वर्ष में यह पहली बार ऐसा हुआ कि सर्वोच्च अदालत में वरिष्ठता क्रम को भंग कर दिया गया और चौथे नंबर के न्यायाधीश डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा को प्रधान न्यायाधीश के लिए सिफारिश किया गया है। और यहीं से देश में बहस शुरू हो गई। सरकार कह रही है कि अब परंपरा का गीत गाने से नहीं होगा, लेकिन आलोचक पूछ रहे हैं, क्या न्यायपालिका की संस्थागत मर्यादा भी गीत होती है? क्या हर परंपरा पिछड़ापन होती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब नेपाल में योग्य वही है जो सत्ता के अनुकूल है और सत्ता के करीब है? दोस्तों, यह बहस सिर्फ एक व्यक्ति की नियुक्ति की नहीं है। यह बहस है न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाम सत्ता की पसंद की। बात ये नहीं है कि मनोज कुमार शर्मा जी अयोग्य हैं, बिल्कुल नहीं। उनकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। सवाल ये है कि आखिर सपना प्रधान मल्ल जी की अयोग्यता क्या है? जब वरीयता तोड़कर किसी को नियुक्त किया जाता है तो तर्क देना होता है कि उनसे वरिष्ठ लोग अयोग्य क्यों हुए। जी हाँ, आखिर विवाद शुरू कहाँ से हुआ? नेपाल में वर्षों से एक संवैधानिक परंपरा चली आ रही थी। हालांकि संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही प्रधान न्यायाधीश के लिए सिफारिश किया जाएगा, लेकिन यह व्यवहार में हमेशा यही हुआ है। आखिर क्यों? क्योंकि न्यायपालिका में वरिष्ठता केवल उम्र या पद कर्म नहीं होती, वह संस्थागत स्थिरता का आधार मानी जाती है। कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, वरिष्ठ न्यायाधीश कुमार रेग्मी और न्यायाधीश हरि फुयाल, तीनों को पीछे छोड़ते हुए डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा का नाम आगे बढ़ा दिया गया। और यही सवाल उठ गया, क्या मेरिट का फैसला था या फिर पिक एंड चूज की राजनीति? अब सरकार क्या कह रही है? सरकार यानी कि प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार का तर्क साफ है। कहा जा रहा है डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने सबसे ज़्यादा मामलों का निपटारा किया है, उनकी कार्य क्षमता बेहतर रही है, इसलिए उन्हें चुना गया है। वहीं सपना प्रधान मल्ल इसको बिल्कुल ही निराधार मानते हैं और उनका कहना है कि यह डाटा बिल्कुल गलत है। सुनने में यह बात आधुनिक और तार्किक लग सकती है, लेकिन यह बात यहीं से बहस का जन्म देता है, क्योंकि न्यायपालिका कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है जहां केवल परफॉर्मेंस सीट
देखकर सीईओ का चुन लिया जाता है। प्रधान न्यायाधीश केवल केस निपटाने वाला अधिकारी नहीं होता, वह संविधान का संरक्षक भी होता है। उसे सरकार के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ सकता है। उसे कार्यपालिका की सीमा तय करनी पड़ सकती है। और यही कारण है कि दुनिया के कई लोकतंत्रों में वरिष्ठता को संस्थागत सुरक्षा कवच माना गया है। वरिष्ठता इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है, हम थोड़ा इस पर भी विचार करेंगे। अब यह सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं, अगर कोई ज़्यादा सक्षम है तो उसे मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। जी हाँ, सवाल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन न्यायाधीश में वरिष्ठता का मतलब सिर्फ पहले आया इसलिए आगे बढ़ा नहीं होता। इसका असली उद्देश्य होता है जजों को राजनीतिक दबाव से बचना और बचाना। कल्पना कीजिए, अगर हर जज को यह लगने लगे कि प्रधान न्यायाधीश बनने के लिए सत्ता को खुश करना जरूरी है, तो क्या वह स्वतंत्र होकर सरकार के खिलाफ न्याय दे पाएगा? यही खतरा शुरू होता है। वरिष्ठता इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इससे जजों को पहले से पता होता है कि उनका भविष्य किसी राजनीतिक पसंद पर निर्भर नहीं करेगा। अब परंपरा के गीत गाने से नहीं होगा। यह बयानों का विवाद शुरू करता है। प्रधानमंत्री बालेन शाह का यह बयान, उन्होंने विपक्षी दल के नेता को यह बात कही थी कि परंपरा का गीत गाने से नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री का यह बयान बहस का केंद्र में है, क्योंकि यह केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं थी, इसमें एक मानसिकता दिखाई दी। मानो हर परंपरा अपने आप में बेकार हो, मानो संस्थागत मर्यादा प्रगति की दुश्मन हो। लेकिन लोकतंत्र केवल बदलाव से नहीं चलता है मित्रों, लोकतंत्र संतुलन से चलता है, और संतुलन बनाना बहुत जरूरी होता है। कुछ परंपराएं समाज को पीछे ले जाती है, यह सच है, लेकिन कुछ परंपराएं संस्थाओं को मनमानी से बचाती है। संसद की प्रक्रिया, संवैधानिक मर्यादा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब पुरानी बातें नहीं है। यही लोकतंत्र की रीढ़ होती है, रीढ़। क्या यह इंस्टीट्यूशनल इंजीनियरिंग है? अब नेपाल में यह शब्द बहुत तेजी से चर्चा में आ रहा है। इंस्टीट्यूशनल इंजीनियरिंग यानी संस्थाओं को धीरे धीरे अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार ढालना। देखिए, पिछले कुछ समय की घटनाएं, अध्यादेशों का लगातार प्रयोग, संवैधानिक निकायों में हस्तक्षेप के आरोप, विश्वविद्यालयों में अचानक बदलाव, और अब न्यायपालिका में वरिष्ठता परंपरा तोड़ना। आलोचक कह रहे हैं कि यह सब अलग अलग घटनाएं नहीं है, यह एक पैटर्न है। और सबसे बड़ी चिंता यही है कि क्या नेपाल की संस्थाएं अब व्यक्ति आधारित होती जा रही है? यह बहुत बड़ा सवाल है। सपना प्रधान मल का मुद्दा, क्या इसमें लैंगिक राजनीति भी है? अब इस विवाद का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भी है। कई लोग इस सवाल को उठा रहे हैं, क्या नेपाल की सत्ता अभी भी गहरे स्तर पर पितृसत्तात्मक सोच से प्रभावित है? क्योंकि सपना प्रधान मल केवल वरिष्ठ न्यायाधीश ही नहीं थी, बल्कि नेपाल की उन चुनिंदा महिलाओं में थी जिन्होंने सर्वोच्च अदालत का नेतृत्व किया था। और जब परमानेंट नियुक्ति का समय आया
तो उन्हें पीछे छोड़ दिया गया। यहीं से जेंडर जस्टिस की बहस शुरू हो गई। आखिर जेंडर जस्टिस भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इसका। कुछ लोग कह रहे हैं कि नेपाल में सत्ता संरचना अभी भी महिलाओं को शीर्ष पद पर सहजता से स्वीकार करना नहीं चाहता, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि हर मुद्दे को केवल जेंडर और एंटी जेंडर बनाकर देखना भी खतरनाक साबित हो सकता है। सोशल मीडिया और नैरेटिव वॉरफेयर आज नेपाल में नया ट्रेंड दिख रहा है। न्यायाधीशों की परफॉर्मेंस रैंकिंग बनाई जा रही है। कौन कितना फैसला देता है, किसके पास कितने लंबित केस है, किसने किस केस में फैसला और क्या फैसला दिया। सवाल है, क्या यह पारदर्शिता है या फिर नैरेटिव बिल्डिंग? क्योंकि लोकतंत्र में डेटा इस्तेमाल सच दिखाने के लिए भी होता है और कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज सोशल मीडिया में एल्गोरिथम की तरह नैरेटिव बनाया जा रहा है। वरिष्ठता पुरानी चीज है, अब मेरिट चलेगा। जो सवाल उठाए वही स्टेटस क्यों वाला। लेकिन लोकतंत्र एक्सेल सीट से नहीं चलता मित्रों। अगर न्यायपालिका आईटी सेल की तरह ट्रीट किया जाने लगा तो आने वाले समय में कोई भी जज स्वतंत्र होकर फैसला देने की हिम्मत ही नहीं करेगा। आज एक जज को ट्रोल किया जाएगा, कल दूसरे को, फिर धीरे धीरे अदालत भी सत्ता की भीड़, सत्ता के करीब दोनों के दबाव में काम करने लगेगी और किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है ये। क्या बालेन शाह वही कर रहे हैं जिसका कभी वो विरोध करते थे? यह भी प्रश्न उठ रहा है। अब यहाँ एक बड़ा राजनीतिक सवाल भी आ गया है। बालेन शाह और उनकी राजनीति हमेशा पुरानी व्यवस्था के खिलाफ खड़ी होने का दावा करती रही है। उन्होंने कहा था पुरानी राजनीतिक संस्कृति खत्म होगी, लेकिन आलोचक पूछ रहे हैं क्या सचमुच व्यवस्था बदल रही है या केवल सत्ता के चेहरे बदल रहे हैं? पहले भी सत्ता अपने पसंद के लोगों को आगे बढ़ाती थी, आज भी वही आरोप बालेन शाह पर लग रहा है। पहले कहा जाता था राष्ट्रीयता, आज कहा जा रहा है परंपरा तोड़नी होगी। लेकिन आलोचकों के अनुसार सत्ता का मूल चरित्र वही दिखाई दे रहा है जो हमारे साथ वही युग। जी हाँ, सबसे बड़ा संकट क्या है? लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं चलता, लोकतंत्र संस्थाओं पर भरोसे से चलता है। अगर जनता को लगने लगे कि अदालत भी राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं है, तो फिर नागरिक न्याय के लिए कहाँ जाएगा? मित्रों, यह बहस केवल मनोज शर्मा की नहीं है, यह बहस केवल सपना प्रधान मल की भी नहीं है, यह बहस नेपाल के लोकतंत्र की है। क्या सत्ता में संस्थाएं नियम से चलेगी या सत्ता की पसंद से? क्या असहमति के लिए जगह बचेगी या हर सवाल को परंपरा का गीत कहकर खारिज कर दिया जाएगा? क्या न्यायपालिका का भविष्य भी सरकार को चुनौती दे पाएगी या धीरे धीरे वह भी राजनीतिक प्रभाव के घेरे में आ जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज न्यायपालिका की परंपरा टूटी है तो कल संविधान की कौन सी मर्यादा टूटेगी? सोचिएगा जरूर, क्योंकि लोकतंत्र एक दिन में खत्म नहीं होता।
पहले संस्थाएं कमज़ोर होती है, फिर जनता को आदत पड़ जाती है और फिर सवाल पूछना बंद हो जाता है। और जिस दिन सवाल खत्म हो गए उसी दिन लोकतंत्र केवल चुनाव रह जाता है, न्याय नहीं। मित्रों, आपने हमारा वीडियो सुना, आपको कैसा लगा ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हमारा हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।